अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने स्प्रिंग बूट में अपनी पहली रेस्ट एपीआई या एंड पॉइंट को डेवलप किया था, जिसमें हमने एक स्ट्रिंग को बैक एंड से फ्रंट एंड के ऊपर थ्रो किया था और फिर उसे ब्राउजर में जाके हमने रन और टेस्ट करके भी देख लिया था। अब हमने ये सीखना है कि हम स्प्रिंग बूट के अंदर डाटा को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, या मैं आम अल्फाज में कहूँ कि हम फ्रंट एंड से डाटा को लेकर बैक एंड या डाटाबेस के अंदर किस तरह से सेव कर सकते हैं और डाटाबेस से डाटा को लेकर फ्रंट एंड के ऊपर किस तरह से थ्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो जाहिर सी बात है, एक डेटाबेस चाहिए हमें। मैं प्रेफरेबली यूज़ करता हूँ PostgreSQL, लेकिन आप MySQL, SQLite या कोई और ऑनलाइन डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें स्प्रिंग बूट में डाटा के साथ मैनिपुलेशन के लिए चाहिए होती है वो है JPA। JPA या जावा परसिस्टेंट एनोटेशन। ये बेसिकली वो सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन है जिसको यूज़ करके हम जावा में ईजिली डाटा के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? जो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है कि JPA को यूज़ करके हमें मैन्युअली क्यूरीज नहीं लिखनी पड़ती, बल्कि हम सिंपली ऑब्जेक्ट को यूज़ करके ही और ऑब्जेक्ट डॉट मेथड को कॉल करके ही डिफरेंट तरह की फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैंने डाटा को डाटाबेस में सेव करना है तो कोर जावा के अंदर मुझे उसके लिए क्यूरी लिखनी पड़ेगी, स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ट्राई कैच का ब्लॉक लिखना पड़ेगा और फिर डाटा को सेव कराऊंगा। लेकिन JPA को यूज़ करके मैं सिंपली ऑब्जेक्ट डॉट सेव का मेथड कॉल करूंगा और मेरा डाटा डाटाबेस में सेव हो जाएगा। इसी तरह से कोर जावा के अंदर हमें डाटाबेस के अंदर टेबल्स को मैन्युअली डेवलप करना पड़ता था, लेकिन JPA को यूज़ करके हम सिंपली जावा की क्लासेस ऐड करते हैं, उसके अंदर वेरिएबल्स ऐड कर देते हैं। अब होता क्या है कि वो जो क्लासेस होती हैं वो बैकएंड में डाटाबेस के टेबल बन जाते हैं और जो वेरिएबल हमने ऐड किए होते हैं वो उन टेबल्स के कॉलम बन जाते हैं। तो इस तरह से हम JPA को यूज़ करके ईजिली डाटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। अब JPA क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन मल्टीपल फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करते हैं। स्प्रिंग बूट के अंदर वो फ्रेमवर्क या वो ORM या ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल जो JPA के लिए मोस्टली यूज होता है वो है हाइबरनेट। इसके बाद JPA और हाइबरनेट के बाद हमें जो तीसरी चीज चाहिए होती है वो स्प्रिंग बूट खुद। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस तरह से मैंने कहा कि हमें एक डाटाबेस की जरूरत है, तो आप सिंपली क्या करें, गूगल पे जाएं, वहां से MySQL को या PostgreSQL को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें अपनी मशीन के अंदर। अगर आप PostgreSQL को कर रहे हैं तो आपके पास PostgreSQL के साथ एक और टूल आता है, उसको कहते हैं pgadmin। आप उसको ओपन कर लें। उसके बाद आप इस सर्वर के टैब को एक्सपेंड करें, PostgreSQL को एक्सपेंड करें, डाटाबेसिस के ऊपर आएँ और एक नई डाटाबेस को ऐड कर लें। नई डाटाबेस ऐड करने के लिए आप यहाँ पर डाटाबेसिस को राइट क्लिक करें, क्रिएट डाटाबेस, और इसका कुछ भी नाम रखते हैं, जैसे हम रखते हैं स्टूडेंट, और इसको सेव कर लें। तो एक डाटाबेस आपकी मशीन के अंदर ऐड हो गई है। अब जिस तरह से कोर जावा के अंदर डाटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए हमें उस डाटाबेस का ड्राइवर चाहिए होता था, इसी तरह से स्प्रिंग बूट के अंदर भी हमें उस डाटाबेस के ड्राइवर को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्प्रिंग बूट के अंदर किसी भी तरह की फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए हम उस फंक्शनैलिटी की डिपेंडेंसी को pom.xml की फाइल में ऐड करते हैं। तो बेसिकली अब हमें pom.xml की फाइल के अंदर PostgreSQL की ड्राइवर की डिपेंडेंसी को ऐड करना पड़ेगा। अब हमें नहीं पता कि वो कौन सी डिपेंडेंसी है जिसको यूज़ करके हम पोस्टग्रेस के ड्राइवर को अपने स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। आपने सिंपली क्या करना है कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर के ऊपर जाना है, यहाँ पर आपने ऐड डिपेंडेंसीज के बटन को क्लिक करना है और आपके सामने वो सारी डिपेंडेंसीज आ जाएंगी जो आपको मेनली चाहिए होती हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। हमें क्योंकि पोस्टग्रेस की चाहिए तो मैं ऊपर पोस्टग्रेस लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा PostgreSQL ड्राइवर, इसको सिलेक्ट कर लें तो इसकी डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। उसके बाद आपने इस एक्सप्लोर के बटन को क्लिक करना है तो आपके सामने एक pom.xml फाइल आ जाएगी। इसमें आपने सिंपली अपनी उस डिपेंडेंसी को जाके फाइंड करना है जिस तरह से हमने डिपेंडेंसी ऐड की थी PostgreSQL की, और उसको सिंपली आपने कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट की pom.xml फाइल को ओपन करना है और डिपेंडेंसीज के अंदर जाके उसको पेस्ट कर देना है। अगर आपको किसी भी तरह का एरर आएगा, जैसे मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपने pom.xml को राइट क्लिक करना है, मावन पे जाना है और रीलोड प्रोजेक्ट को क्लिक कर देना है। तो मावन ऑटोमेटिकली आपकी इस डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करके आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देगा। तो हमने डाटाबेस को डेवलप कर लिया है, उसके ड्राइवर को स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लिया है। तीसरा स्टेप यह है कि हमने अपनी डाटाबेस की स्पेसिफिकेशंस, यानी कि डाटाबेस के ड्राइवर का नाम, डाटाबेस का यूजर, डाटाबेस का पासवर्ड, इसकी इंफॉर्मेशन को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। तो उसके लिए आपने रिसोर्सेज के फोल्डर में application.properties की फाइल को ओपन करना है और इसके अंदर ये 3 लाइंस ऐड करनी है आपने। जो सबसे पहली लाइन है वो डाटा सोर्स का URL है।
इसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि हमारी जो डेटाबेस है वो PostgreSQL है, वो लोकल होस्ट 5432 पोर्ट जो कि PostgreSQL की डिफ़ॉल्ट पोर्ट है उसके ऊपर रन कर रही है, और हमारी डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट। दूसरी लाइन में आपने अपनी डेटाबेस का यूज़र नेम बताना होता है। डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पोस्टग्रेस का पोस्टग्रेस ही होता है, इसको एज इट इज़ रहने दें या चेंज कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको इसको डेटाबेस में जाके या पीजी एडमिन में जाके चेंज करना पड़ेगा। और जो तीसरी लाइन है इसके अंदर हम अपने डेटाबेस का पासवर्ड बताते हैं। जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है पोस्टग्रेस का वो पोस्टग्रेस ही है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना चेंज किया हुआ है। तो जो आप चेंज करेंगे पीजी एडमिन के अंदर उसको आपने यहाँ पर लिख देना है। तो हमने अपने डाटा सोर्स का URL, यूज़र नेम और पासवर्ड तीनों application.properties की फाइल में लिख देने हैं। इसके बाद सिंपली आप अपनी इस एप्लीकेशन को रन करके देखें। अगर कोई एरर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आया। इससे ये जाहिर होता है कि हमारा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने JPA और स्प्रिंग बूट को यूज़ करके इस डेटाबेस के अंदर डाटा को सेव करना है और यहाँ से डाटा को फैच किया करना है। अब हम JPA और हाइबरनेट को किस तरह से स्प्रिंग बूट में ऐड कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक फ़ाइल होती है pom.xml की। इसके अंदर हम डिफरेंट तरह की डिपेंडेंसीज़ को ऐड करते हैं और उन डिपेंडेंसीज़ के थ्रू हम डिफरेंट तरह की फंक्शनैलिटीज़ को अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि हमें JPA की डिपेंडेंसी को अपने इस pom.xml की फ़ाइल में ऐड करना पड़ेगा। आपने स्प्रिंग इनिशियलाइज़र के ऊपर जाना है जहाँ से हमने अपना प्रोजेक्ट डेवलप किया था। वहाँ पर जाके आपने इस ऐड डिपेंडेंसीज़ के बटन को क्लिक करना है। हमने क्योंकि JPA को ऐड करना है तो मैं यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च करूँगा JPA, तो मेरे पास ये JPA की डिपेंडेंसी आ गई है। उसके बाद आपने इस एक्सप्लोर के बटन को क्लिक करना है, तो आपके पास pom.xml की फ़ाइल यहाँ पर शो हो जाएगी। इस फाइल के अंदर आपने जो डिपेंडेंसीज ऐड की हैं उनको सर्च करना है। मिसाल के तौर पे हमने JPA की डिपेंडेंसी ऐड की थी तो यहाँ पर शो हो रही है। इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लें और अपने प्रोजेक्ट की pom.xml फाइल के अंदर आएँ और इसकी डिपेंडेंसीज के अंदर आप उसको पेस्ट कर दें। हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर एरर आए। उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपने इस pom.xml को राइट क्लिक करना है, ये नीचे मावन पे जाना है और रीलोड प्रोजेक्ट कर देना है, ताकि मावन आपकी उस डिपेंडेंसी को ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करे और JPA को आपके स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर दे। अब JPA ऐड कर लिया, हमने डेटाबेस ऐड कर लिया है। अब हमने JPA और हाइबरनेट के थ्रू उस डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है।